तो आज के सेशन में बस हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। मगध साम्राज्य, इसके अंतर्गत जो आज के सेशन में चर्चा होने वाली है वो एक तो उत्कर्ष के कारण क्या रहे, सफलता, मुख्य विशेषताएं, यानी कि किन कारणों से जो है सफल रहा। इसके अतिरिक्त दो वंशों की जो चर्चा करेंगे उसमें एक शिशुनाग वंश जिसका संस्थापक शिशुनाग था और सेकंड नंद वंश जिसकी नींव महापद्म नंद ने रखी थी। तो मेन जो चर्चा होगी इन्हीं बिंदुओं पर आज के सेशन में होने वाली है। तो पहले तो आप सभी लाइव आ जाइए। उत्कर्ष और सफलता के कुछ कारण हमें सिमिलर हैं क्योंकि सफलता से ही उत्कृष्टता मिलती है। जब व्यक्ति सफल होता है तभी वो उत्कृष्ट माना जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट सिमिलर ही लगेंगे, पर इसमें जो है चर्चा हमारी होगी सफलता में, जैसे सामाजिक बिंदुओं पे हम बात करेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, इसके अलावा हम आर्थिक विशेषताएं क्या थी, धार्मिक क्या थी, सांस्कृतिक क्या विशेषताएं थी, वैसे एक एक कर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और उत्कर्ष के कारणों में हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कभी ऐसा प्रश्न आपको लिखना पड़ा कभी किसी एग्जाम में, क्योंकि ये जो टॉपिक है बिहार के लिए ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो वहां हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, मौर्य, गुप्ता, मौर्योत्तर और गुप्तोत्तर, इन टॉपिकों की विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि अक्सर इन टॉपिकों से हमें एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूं कि इनकी उत्कर्षता के प्रमुख कारण क्या थे तो हम 4-5 मुख्य बिंदुओं पर यहां नजर डाल सकते हैं। उसके पश्चात जो है हम सफलता की बात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इन दो वंशों की बात करेंगे क्योंकि कल का जो सेशन है यही के साथ अंत हुआ था कि शिशुनाग ने अपने शासक, क्योंकि शिशुनाग उस समय अमात्य था, अपने शासक नागदशक को पराजित करके जो शिशुनाग वंश की नींव रखा था। तो यहाँ एक तो हम कह सकते हैं कि सामरिक कारणों से जो है मगध जो है वो महत्वपूर्ण रहा था। कुछ सामरिक जो महत्व थे इसकी वजह से जो है उत्कृष्टता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो दो राजधानियां थी यानी राजगृह और पाटलिपुत्र, ये दोनों सुरक्षित थी शत्रुओं से। जो अगर बात की जाए तो शत्रुओं से दोनों ही जो राजधानियां थी अपने अपने समय काल में सुरक्षित रही, क्योंकि राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण शत्रुओं से सुरक्षित था और पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था वो जल दुर्गों से घिरे होने के कारण जो है वो सुरक्षित था। तो कह सकते हैं दूसरा राजधानियों का सुरक्षित घिरा होना, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे राजगृह जो है, आज का राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा था। और पाटलिपुत्र क्योंकि पाटलिपुत्र जो है एक लंबे समय तक जो है उस क्षेत्र की राजधानी रही। पुत्र होता है, पुत्रा नहीं।
तो पाटलिपुत्र जो है जल दुर्गों से घिरा था। ये हुआ। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं यहां की जो है उपजाऊ भूमि जो थी, तीसरा जो है उपजाऊ भूमि कह सकते हैं। क्योंकि पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित शहर है, तो कोई भी शहर जब किसी नदी के किनारे बसा हो, आप जानते हैं कि जितनी भी विकसित और सभ्य सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी हैं। चाहे वो हम सिंधु घाटी की बात करें, चाहे वो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, चाहे हम चीन में जो येलो रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, या फिर मिस्र जो कि नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। ये सभी सभ्यताएं जो है विकसित और सभ्य थी। अक्सर वहां पर क्या है, व्यापार की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी की वजह से जो भूमि पाट हो जाती है, यानी भीग जाते हैं, बाढ़ों के साथ आने वाले जो अवशेष होते हैं उनसे भूमि उपजाऊ हो जाती है, जो कि जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। तो इस वजह से समृद्ध जो है जलोढ़ जो मृदा थी, जलोढ़ मृदा को भी हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, पर वहां हमें यहां पर भूगोल को नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा, जो जलोढ़ीय क्षेत्र था इसकी वजह से जो है यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। यहाँ चावल की कृषि अच्छी की जाती थी। इस रीजन में चावल की खेती बहुत अच्छी। यही वजह है कि आप बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में देखेंगे कि वहां के लोगों के मुख्य भोजन जो है वो चावल है। गेहूं जो है वो दूसरा मुख्य भोजन है। मुख्य जो प्राथमिक मुख्य जो भोजन है यहाँ के लोगों का वो चावल है, क्योंकि चावल की उपज प्राचीन समय काल से ही यहाँ पर अच्छी थी। और आज भी देखेंगे कि इन क्षेत्रों में चावल की उपज जो है वो अच्छी है। बंगाल हो, बिहार हो, ये रीजन जो है चावल के उत्पादन में ये अच्छे हैं। तो ये कारण है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र रहा, इन्हें प्राकृतिक सुरक्षा भी प्राप्त थी। ये भी एक कारण है कि इसके उत्कर्ष का कारण बना। जलीय, क्योंकि जब कोई भी नगर हो, जल के किनारे बसा हो, तो वहां से व्यापार करना आसान हो जाता है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो समृद्ध था। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार के लिए अनुकूल दशा, व्यापार के लिए अनुकूल दशा, यानी आसान जो था यहां से व्यापार करना। प्राचीन समय काल में दो ही व्यापार के साधन थे, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। पर मेनली जो व्यापार किए जाते थे वो जल मार्गों से ही। खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे वो अधिकांशतः जल मार्गों के माध्यम से होते हैं। स्थल मार्गों से भी होते थे, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ कहा जाए व्यापार, चीन के साथ जो व्यापार था वो स्थल मार्गों से था। पर जो मेनली मेसोपोटामिया, ईरान, इराक, फारस की खाड़ी होते हुए जो व्यापार होता था मिस्र तक, वो जो व्यापार होता था वो जल मार्गों के माध्यम से होता था। तो इसलिए भी जो है व्यापार के लिए वो क्षेत्र ज्यादा जो है अच्छा हो जाता है। यहां पर यानी मगध के क्षेत्र में वनों की मात्रा अधिक थी। जो दक्षिण बिहार का रीजन है वहां पर वनों की मात्रा अच्छी थी, और वनों की मात्रा अधिक होने से हमें वहां से इमारती लकड़ियां मिलती थी, जो कि कह सकते हैं कि उस समय व्यापार की दृष्टि से भी था। और भवनों के निर्माण में उनका काम होता था, रथों के निर्माण में, युद्ध में जो औजार बनाए जाते थे तो उनमें लोहे के साथ लकड़ियों का भी प्रयोग होता है। तो इन सब में जो है महत्वपूर्ण था। तो वनों की अधिकता से हम कह सकते हैं कि एक तो हमें हाथियां मिलती थी, वह इमारती लकड़ियां।
व्यापार की दृष्टि से इन लकड़ियों का महत्व हमेशा ही रहा है। तो इस वजह से भी पहली बार युद्धों में हाथी का जो है सेना में प्रयोग हमें ये क्या बोलते हैं मगध क्षेत्र में ही दिखता है। मौर्यों के समय सर्वाधिक दिखता है, पर मगध में ही पहली बार जो है हमें हाथी जो है सेना के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से हुआ था। इसके अतिरिक्त ये जो क्षेत्र था यहां से संचार के साधन अच्छे थे। अगर संचार की दृष्टि से बात की जाए तो अच्छा संचार तंत्र था। ये जो रीजन था यानी अच्छा संचार तंत्र। तो ये सभी कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से जो है हमें ये क्षेत्र जो है उत्कृष्ट हुआ सफलता पश्चात। इसके अतिरिक्त हम ये भी कह सकते हैं कि यहां जब खनिज की उपलब्धता भी थी, खनिज की उपलब्धता। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी बिहार में आपको खनिज की इतनी अधिक मात्रा, जो प्रचुर मात्रा है, नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर जो है झारखंड वाले क्षेत्र में जो है खनिज चले गए। आपको बस बिहार के दक्षिणी हिस्सों में कुछ खनिज जो मिलते हैं, जिसमें से एक चूना पत्थर कह सकते हैं, कुछ अभ्रक हुए, इसके अलावा कुछ और डोलोमाइट वगैरह जो है, यही कुछ खनिज। लोहे के लिए जमुई फेमस है, तो कुछ खनिज ही मिलते हैं। खनिज की दृष्टि से इतना जो है समृद्ध नहीं है, लेकिन उस समय खनिज की उपलब्धता थी। लोहे के भंडार यहां मिले थे हमें। खनिजों के अंतर्गत अगर हम बात करें लोहे के भंडार, तो लोहे के प्रयोग से हमें कृषि में की भी क्रांति नजर आई। युद्धों के लिए हथियार बनाने में, रथों के निर्माण में, भवन निर्माण में भी लोहे का प्रयोग होता है। तो ये सभी जो है इस वजह से ये क्षेत्र जो है हमें समृद्ध जो है नजर आया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ बिंदु जो है इसकी उत्कृष्टता के कारण माने जाते हैं। बाकी हम अभी सफलता के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे एक एक कर। उससे पहले हम दोनों वंश की चर्चा कर लेंगे, तब हम करेंगे सफलता की मुख्य विशेषताओं की बात। नेक्स्ट, तो अब हम चर्चा करने वाले हैं सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश की नींव पड़ी थी कब? जब हर्यक वंश का अंत होता है। हर्यक वंश के अंत के पश्चात जो है सुंग वंश की नींव पड़ती है। यानी 412 में उनका 412 बीसी तक जो है उनका समय काल रहा था। तो 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है शिशुनाग वंश का शासन रहा। फोर 412 से 344 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइसिस। तो सुंग वंश में मेनली जो चर्चा होगी वो दो शासकों की होगी। एक होगी शिशुनाग की और दूसरी जो चर्चा होगी, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, सुंग वंश की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, सुंग वंश जो है वो मौर्योत्तर काल से जो है संबंधित है। जब हम मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे तो वहां हम कुछ देशी शासकों की बात करेंगे और कुछ विदेशी शासकों की, तो वहां से संबंधित है सुंग वंश। तो इसमें जो कुछ मुख्य बिंदु पर हमारी चर्चा होगी उसमें से एक, सबसे पहले तो हमें संस्थापक के बारे में जानना होगा। शिशुनाग ही था और इसी ने नागदशरथ को पराजित करके जो है शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। शिशुनाग के समय काल में ही जो है राजधानी परिवर्तित करके कहां कर दी गई थी? वैशाली कर दी गई। यानी कि शिशुनाग ने राजधानी पटना से पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके कहां कर दी गई? वैशाली कर दी गई। और फिर इसके पुत्र
कालाशोक द्वारा पुनः पाटलिपुत्र जो है कर दिया गया। तो संस्थापक शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि ये पहला ऐसा शासक था जो जनता द्वारा जो है वो चुना गया था। जनता द्वारा चुना गया पहला शासक। इसके अतिरिक्त इसने वत्स और अवंती पर भी अधिकार किया था। वत्स उदयन का जहां पर शासन था और अवंती चंड प्रद्योत, अवंती के क्षेत्र पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। तो ये कुछ मुख्य बातें जो है हमें शिशुनाग के बारे में रखनी है याद। एक बात और याद रखिएगा कि इसने भी अपने समय काल में अपने क्षेत्र का विस्तार बहुत अधिक किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसके समय काल में मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र विस्तार था वो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तक था। मालवा यानी जो उस समय का मध्य देश कहलाता था, जो कि वर्तमान का मध्य प्रदेश है। तो मध्य देश तक जो है, बंगाल से लेकर मध्य देश तक जो था वो मगध क्षेत्र जो साम्राज्य है उसका क्षेत्र विस्तार था। तो यानी कि क्षेत्र विस्तार इसके समय कहां से कहां तक था? क्षेत्र विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तक यानी मध्य देश। आज का उत्तर प्रदेश उस समय संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश जो है मध्य देश के नाम से जाना जाता था। तो ये विस्तार जो है वहां तक था। तो बस ये कुछ बातें जो है हमें याद रखनी है। और फिर इसकी मृत्यु पश्चात जो है इसका पुत्र कालाशोक, जो कि काकवण के नाम से जाना जाता है पुराणों में, वो शासक बनता है। याद रखिएगा कि शिशुनाग का जो शासन था वो 412 से लेकर 300 ये 44 है, तो यहां है 412 से लेकर 394। ये शासनकाल जो रहा था ये रहा था शिशुनाग का। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक बना वो कौन बना? कालाशोक कहलाया। कालाशोक। कालाशोक को जो है वो पुराणों में और बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है वहां काकवण कहा गया है। काकवण कहां पर? पुराण और दिव्यावदान में। और दिव्यावदान क्या है? दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। कालाशोक ने एक तो क्या किया, राजधानी को वैशाली से स्थानांतरित कर पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। और इसी के समय याद रखिएगा कि कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक शासक अजातशत्रु के समय काल में राजगीर के सप्तपणी जो गुफाएं थी वहां पर आयोजित हुई थी। और इस यानी कालाशोक के शासन काल में याद रखिएगा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन
कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और एक बात और याद रखिएगा कि इसी समय जो है बौद्ध जो धर्म है वो महासंगिका और स्थविर इन दो भागों में जो है विभाजित हुआ था। संघिका में विभाजित। लेकिन कालाशोक की हत्या जो है महापदम नंद में, ऐसा कहा जाता है कि जब ये पाटलिपुत्रा में घूम रहे थे तभी महापदम नंद द्वारा चाकू मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। और फिर इनकी मृत्यु पश्चात इनके पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था और फिर नींव पड़ी थी नंद वंश की। ऐसा नहीं है कि जब महापदम नंद ने इनकी हत्या कर दी तो यहीं से नंद वंश की नींव पड़ी थी, बल्कि कालाशोक की मृत्यु पश्चात इनके जो पुत्र थे, कई पुत्र थे इनके, उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था, पर वो कमजोर शासक थे, इतने योग्य शासक नहीं थे, इसलिए उनका वर्णन इतिहास में इतने विस्तार से कहीं हमें नहीं मिलता। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इतिहास उन्हीं की, मतलब उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा करेंगे, यानी बाकियों से जब कुछ अलग करेंगे आप, तभी इतिहास में जो है आपका नाम दर्ज होगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी का नाम होगा। तो इसके पश्चात के जो बेटे यानी शासक बने वो इतने योग्य शासक नहीं रहे, इसलिए उनका वर्णन जो है इतना अधिक हमें पुस्तकों में नहीं मिलता। तो बस एक बात याद रखिएगा कि यहाँ नोट करके ये हम लिख ले कि इनकी जो है मृत्यु के पश्चात, और ये वर्णन कहाँ मिलता है कि इनकी जो है हत्या की गई थी महापदम नंद द्वारा चाकू मारकर, तो हर्षचरित्र में, बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, उसमें इस बात का वर्णन है कि महापदम नंद द्वारा जो है इनकी हत्या की गई थी। मृत्यु पश्चात 22 वर्षों तक इनके पुत्रों ने शासन किया। तो ये रहा शिशुनाग वंश। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, नंद वंश की जो है चर्चा करेंगे। आगे तो अब जो हमारी चर्चा शुरू होने वाली है वो होने वाली है नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में याद रखिएगा कि 344 से लेकर 2425 बीसी तक इनका शासनकाल रहा था। और इसमें हम दो ही शासकों की बात करेंगे मेनली, महापदम नंद और धनानंद, जिसमें महापदम नंद उस वंश का सबसे यशस्वी और शक्तिशाली शासक था और उसे कई उपनाम कह सकते हैं जो है दिए गए थे या उपाधियां जो है दी गई थी। तो अब जो चर्चा होने वाली है नंद वंश। इनका शासन रहा 344 से लेकर 32425 ऐसा लिखा होता है। इनमें दो प्रमुख शासकों ने जो है शासन किया था। तो पहले जो शासक रहे यानी संस्थापक रहे वो महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद को याद रखिएगा कई जो है उपनाम और उपाधियां दी गई हैं, जिसमें महाबोधि भी कहा जाता है, उग्रसेन कहा जाता है, सर्वछत्रातांग कहा जाता है, इसके अलावा भार्गव कहा गया है, एकराट कहा गया है। ये सब जो है कई उपाधियां जो हैं या उपनाम दिए गए हैं। तो इनको कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं, यानी अब जो बात हो रही है याद रखिएगा महापदम नंद के बारे में हो रही है।
महाबोधि, इसके अलावा उग्रसेन, भार्गव, सर्व छत्रतांक, और ये दोनों पूछे भी गए हैं कि भार्गव व सर्व छत्रतांक किस राजा को जो है का नाम है या उपनाम है। इसके अलावा याद रखिएगा कि एकराट, ये सभी जो भी हैं उपनाम इनको दिए गए हैं। इन नामों के पीछे पहले एक बात याद रखिएगा कि ये जो वंश है इन्होंने जैन धर्म को, मेनली जो है जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था और शिशुनाग जो थे ये बुद्ध धर्म को, हर्यक भी बौद्ध को मानते थे और शिशुनाग भी जो थे ये बौद्ध धर्म को जो है प्रश्रय उग्रसेन, भार्गव कहा जाता है कि दूसरे मतलब परशुराम का जो है एक दूसरा रूप जो है, इसलिए कहा जाता है इन्हें दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। इसके अलावा सर्व छत्रांक कहा जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाले, इसीलिए इन्हें पुराणों में जो है या अन्य ग्रंथों में जो है शूद्र माना गया। इनकी जो है जाति को लेकर मतभेद है कि ये मेनली इसीलिए इसे जो है अज्ञात, जो इनका वर्ग है वो कहा जाता है, जाति जो है वो अज्ञात है, किस ये वर्ग से थे इनका क्लियर नहीं है, इसलिए अज्ञात कहा जाता है। एकराट कहा जाता है या फिर एक छत्र कहा जाता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है इन्होंने जीत हासिल की है। एकराट या कह सकते हैं एक छत्र भी कहा जाता है। वह एक छत्र, क्षेत्र पर जीत हासिल करना। इसलिए क्या कहा गया, एकराट कहा गया। और महाबोधि, उग्रसेन ये सभी भी जो है नाम दिए गए हैं। और पर ये जो है ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा कहा गया कि ये महाबोधि और उग्रसेन वगैरह भी जो है कहलाए हैं। पुराणों में याद रखिएगा इन्हें शूद्र माना गया है, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने सर्व छत्रतांक यानी क्षत्रियों का नाश किया है। कल ऐसा कहा जाता है, ये खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें ये वर्णन है कि इन्होंने कलिंग पर जीत हासिल की थी। कलिंग जो था उड़ीसा का, जिसपे अशोक ने भी जीत हासिल की है, कलिंग पर जीत हासिल की थी। और वहां का जो शासक था जिनसेन, उसकी मूर्ति वहां से उठाकर लेके आए थे मगध क्षेत्र में, यानी उड़ीसा से वाला जो कलिंग का रीजन है वहां से जिनसेन की मूर्ति उठाकर ये मगध के क्षेत्र में लाए थे। और वहां पर नहरों का निर्माण जो है, यानी कलिंग वाले रीजन में नहरों का निर्माण कराया था। तो ये याद रखिएगा, वैसे ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं पर याद रखिएगा कि कलिंग पर जीत हासिल की, कलिंग पर जीत हासिल। और ये वर्णन कहाँ हमें मिलता है कि कलिंग पर जीत हासिल की थी, तो याद रखिएगा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, क्योंकि अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं तो उसमें से। और यहाँ पर उन्होंने जो है ये जो क्षेत्र है कलिंग का, यहाँ नहर का निर्माण, नहरों का निर्माण करवाया। और यहाँ के राजा जिनसेन की मूर्ति मगध लेकर आए। ये सभी जो है कार्य उस समय के राजा के लिए
उत्कृष्टता के कार्य माने जाते हैं, उनसे उनकी राजनीतिक समृद्धि जो है वो बढ़ती थी। तो ये किया। तो हमें महापद्म नंद के बारे में जो मुख्य बातें याद रखनी है वो यही है। एक बात और याद रखिएगा, जो अष्टाध्यायी के लेखक या रचनाकार है पाणिनि, पाणिनि से इनके बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी पाणिनि जो है इनके मित्र थे। पाणिनि इनके मित्र। और पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। तो ये कुछ बातें जो हैं आपको मेनली याद रखनी है। इन्हें शूद्र भी कहा गया है, गैर क्षत्रिय, मतलब अस्पष्ट नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं कहा जाता है गैर क्षत्रिय है, अज्ञात वर्ग के माने जाते हैं। पर मेनली जो है ये कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में कि ये शूद्र वर्ग से थे। इनके 8 पुत्र हुए थे, जिनमें से घनानंद जो है योग्य शासक था, इसलिए जो चर्चा होती है सिर्फ घनानंद की होती है, बाकी इनके पुत्रों की चर्चा जो है हमें नहीं मिलती। बस याद रखिएगा कि इनके 8 पुत्र थे। तो थोड़ी देर चर्चा जो है हम घनानंद पे कर ले रहे हैं। घनानंद नहीं बल्कि धनानंद नाम था, धनानंद। यानी महापद्म नंद के पश्चात जो नंद वंश का अगला शासक बना वो धनानंद बना। धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, जो कि अपने जनता पे बहुत अधिक कर आरोपित करता था। उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसे कितना मिल रहा है, उसे भू राजस्व से कितना प्राप्त हो रहा है, उसके साम्राज्य में कितनी जो है समृद्धि हो रही है, सिर्फ उससे मतलब था। जनता के सुख से उसे कोई मतलब दुख से नहीं था, सुख दुख से कोई मतलब था। तो धनानंद के बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक क्रूर व अत्याचारी शासक था, जो कि अपनी प्रजा पर अधिक कर आरोपित करता था, कर आरोपित की थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अधिक जब कर आरोपण हुआ तो क्या होगा, इससे लोगों में असंतोष पैदा होगा, लोगों के बीच आक्रोश पैदा होगा। क्योंकि हमने अक्सर देखे हैं ब्रिटिश काल में भी या फिर बाकी के कालों में कि अक्सर जो युद्ध किसान द्वारा किए गए हैं या फिर जनजातियों द्वारा किए गए हैं जो विद्रोह, उसमें क्या हुआ है कि जब उनका शोषण होता है तो उनके अंदर आक्रोश और असंतोष की लहर आती है, और जिसका परिणाम कहीं ना कहीं एक विद्रोह के रूप में नजर आता है। तो जनता जो थी यहाँ की असंतोष थी, जनता में असंतोष। फिर क्या हुआ, इस बात की जानकारी जब तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, जिनकी रचना जो है अर्थशास्त्र, चाणक्य आते हैं धनानंद के दरबार में, वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है, तुम्हें अपने जनता के सुख दुख का सोचना चाहिए, तुम इतना कर लो जिससे उन्हें भी जो है नुकसान ना हो, वो तुम्हारे राजपाट में खुश रहें। तो इस बात पे धनानंद क्या करता है, चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल देता है। और इसी बात का बदला लेने के लिए चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सारी कहानी जाकर बताते हैं कि दरबार में ऐसे ऐसे घटित हुआ। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच युद्ध होता है, जिसमें धनानंद पराजित हो जाता है, और वहीं से फिर जो है मगध पर किस वंश की नींव पड़ जाती है, मौर्य वंश की नींव। लेकिन उसकी चर्चा हम एक अलग सेशन में पूरा करेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसे हम पूरा वो जो सेगमेंट है उसे एक अलग सेशन में कवर कर लेंगे। तो यहीं तक जो है हमें आज के सेशन में पढ़ना था। 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिए। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य
को अपमानित कर अपने दरबार से बाहर। फिर इसी का बदला लेने के लिए साथ मिलकर नंद वंश का अंत। और जैसे ही नंद वंश का अंत होगा, नंद वंश के अंत होते ही क्या होगा, मौर्य वंश की शुरुआत। तो ये जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट सेशन में होने वाली है। बस ये बातें जो है आपको याद रखनी है। तो अभी तक हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बात की थी, जो उत्कृष्टता के मुख्य बिंदु हैं, उसे हम सफलताओं के बिंदुओं के अंतर्गत भी रख के पढ़ेंगे। और यहां पर हमने जो 4 वंश थे आज और कल दोनों के सेशन में कवर कर लिया। अब जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है मगध की सफलता के प्रमुख कारणों पर। तो पहले तो आप सभी हमेशा पेन और कॉपी लेकर ही बैठे, क्योंकि अब जो क्लासेस ज़्यादातर होगी वो विदाउट पीपीटी होगी। तो अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो चल नहीं रही जो सुन लिया और प्रसाद लेकर चला जाना है। तो प्लीज नोट करते रहिए। तो अब जो हमारी चर्चा हो रही है, मगध साम्राज्य की सफलता का प्रमुख कारण। कल के सेशन में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि प्रमुख कारणों में हम सामाजिक भौगोलिक जो स्थिति है, राजनीतिक जिसके अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, इसके अलावा जो न्याय व्यवस्था है, इसकी चर्चा करेंगे। आर्थिक जो विशेषताएं थी जिसमें कृषि उद्योग की क्या स्थिति, सामाजिक जिसमें महिला दास बाकी कैसी स्थिति थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इन सब की जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब एक एक बिंदुओं पर नजर डालें। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा शुरू होगी वो होगी भौगोलिक जो अवस्थिति है, यानी कि उस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति थी उसका क्या लाभ मिला उन्हें। पहला पॉइंट है, ताकि भौगोलिक अवस्थिति का लाभ, यानी भौगोलिक अवस्थिति की वजह से क्या क्या जो है लाभ हुआ, इसकी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां का जो क्षेत्र था वो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ रहा, तो इसका भी लाभ मिला। समृद्ध व उपजाऊ। इसके अलावा हम बात करें खनिज संपन्न क्षेत्र, क्योंकि खनिजों की भी उपलब्धता थी यहां पर ठीक ठाक, तो खनिज संपन्न क्षेत्र था, उसमें भी लौह जो है उत्पादन अच्छा,
और उस समय लोहे का प्रयोग जो है कृषि के लिए, युद्धों में हथियार बनाने के लिए, घर निर्माण में भी होता है, नावों के निर्माण में, जहाज निर्माण में, जो व्यापार की दृष्टि से बहुत जरूरी थे। तो इन सभी वस्तुओं के निर्माण में जो है लोहे का प्रयोग होता था। क्योंकि जब तक लकड़ी के हल थे तब तक कृषि जो है इतनी उपजाऊ नहीं थी, सिर्फ इतनी कृषि हो पाता था, यानी फसलों का उत्पादन होता था जिससे परिवार को चलाया जा सके। इतना नहीं होता था कि आप व्यापार कर सके। जैसे ही लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लोगों में कृषि क्रांति आई, यानी कृषि उपज जो है बहुत अधिक बढ़ गई और इन सभी से जो है व्यापार में भी समृद्धि हुई। क्योंकि जब कृषि अधिशेष जो है होता है, बचा के रखा जाता है, वो व्यापार के लिए हो सकता है या फिर प्राकृतिक आपदा हो या ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें उस अनाजों का प्रयोग होता है। जब किसान के पास फसल अच्छी होगी तभी वो कृषि अधिशेष रख सकता है, वरना मान लीजिए किसी किसान के पास सिर्फ इतना ही फसल होता है कि वो अपने परिवार को चला सके, तो सिर्फ और सिर्फ उससे उसका जीवन यापन हो सकता है। तो ये मिला। राजधानियां जो थी पहाड़ियों व जल दुर्गों से घिरी, तो इसका भी लाभ होता था कि शत्रुओं से सुरक्षा। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं गंगा व सोन नदी के संगम पर बसा पाटलिपुत्र व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था। यानी यहां से व्यापार करना जो था आसान था, क्योंकि मेनली जो व्यापार होते थे वो जल दुर्गों के माध्यम से ही होते रहे, इसलिए जो है आसान हो गया। गंगा व सोन नदी, यहां पर वनों की उपलब्धता अच्छी, तो वनों की उपलब्धता से भी हमें लाभ हुआ, यानी इमारती लकड़ियां मिली, हाथी, अधिक संख्या में हाथी सेना में शामिल, तो ये सभी जो है भौगोलिक अवस्थिति का लाभ जो है वो मगध को मिला था। अब अगर हम बात करें राजनीतिक, तो दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा मगध की सफलता की विशेषताओं में, क्योंकि उत्कृष्टता के अंतर्गत हमने सिर्फ मेन पॉइंट की बात कर ली थी। अगर सिंपल कहीं लिखना हो तो अगर उन पॉइंटों को भी आप लिख देंगे तो आपके जो है आंसर पूरे हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं विस्तार से लिखना हो, समझाना हो, तब आपको इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से कि सामाजिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, धार्मिक के अंतर्गत क्या आएगा, आर्थिक के अंतर्गत क्या आएगा, चर्चा करनी पड़ेगी। सेकंड जो है वो है राजनीतिक विशेषता। और राजनीतिक के अंतर्गत मेनली हमें 3 बिंदुओं पे चर्चा करनी है, प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो अगर प्रशासन की बात की जाए, यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट है राजनीतिक। हम सिंपल पहले इसे 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं
और उन तीनों से जुड़े जो भी मेन पॉइंट्स होंगे यहां पर नोट कर लेंगे। तो इसमें पहले ही जो हमारी होगी प्रशासनिक, प्रशासन के अंतर्गत ही वैसे सैन्य व्यवस्था आएगी, पर हम इसे अलग से कर ले रहे हैं ताकि आसान हो जाएगा। और फिर न्यायिक। इन तीन बिंदुओं पे जो है हमारी चर्चा होनी है, प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक। प्रशासन में याद रखिएगा जो भी पद थे ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पहले राजा होता था, उसके बाद उच्च अधिकारी होंगे, फिर अमात्य यानी जो मंत्री होते थे, मंत्री से ऊपर महापात्र होता था, और फिर अलग अलग जो है कई पद होते थे। जैसे प्रशासन में हमेशा, चाहे प्रशासन में हो चाहे न्याय में हो, दोनों में जो सर्वोच्च होता है वो हमेशा याद रखिएगा जो शासक होता था वही होता था, चाहे मैं न्याय की बात करूं या प्रशासन। हाँ, सैन्य विभाग में मुख्य जो होता था कोई और, जैसे सेनापति जो होता था वो मुख्य होता था, वहां राजा मुख्य नहीं होता था। पर प्रशासन में कोई निर्णय लेना हो तो अंतिम निर्णय राजा का होगा, या न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई निर्णय लेना होगा, जैसे किसी को सजा देनी हो, किसी को कोई सजा सुनानी हो, तो उसका निर्णय जो अंतिम करेगा वो शासक करेगा, यानी जो राजा होता था वही करता था। तो प्रशासनिक में जो है सर्वोच्च की बात की जाए तो राजा, यानी जो भी राजा होता था, राजा के पश्चात जो होता था वो कहलाता था आपका उच्च अधिकारी होते थे। इनके बाद महामात्र, अमात्य, ये लोग आते थे, यानी एक पद था जो कि कुछ पदों पे अलग अलग जो थे वो चुने जाते थे। इसके अलावा जैसे मुख्य लेखाकार होता था, जो कि जो भी कागज और कागज से जुड़े हुए संबंधित, दस्तावेज से संबंधित जो भी कार्य होते थे उन्हें करता था। इसके अतिरिक्त एक और होते थे जो कि शाही हरम, बाकी जो भी किचन वगैरह के काम शाही हरम वो कहलाते थे। हरम। तो ये सभी कुछ पद थे जो कि प्रशासनिक देखरेख के लिए जरूरी थे। प्रशासन को हमेशा देखिएगा कि सुचारू तरीके से अच्छे से चलाने के लिए उसे कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि सिर्फ राजा को दे दिया जाए कि वो प्रशासन के हर भाग को देख ले, प्रशासन में हर जगह निर्णय उसी का अंतिम हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, वो कहाँ तक कोई देखेगा। इसीलिए देखिएगा कि हर जगह पे आपको बड़े से छोटे की तरफ जो है पदों का विभाजन मिलेगा, क्योंकि हर काम को देखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ, निर्णय जो है जो सबसे नीचे पद पे होता है वो अपने से बड़े पद वाले को, उससे बड़ा पद अपने वाले, और सबसे अंतिम फिर जो निर्णय जाता है वो राजा के पास, और राजा ही निर्णय लेता है कि अंत में क्या होगा। सैन्य के अंतर्गत मेनली जो थे वो कमांडर कहलाते थे, जो कि सेना नायक होते थे, जो कि सेना नायक कहलाते थे। सेना में उस समय याद रखिएगा मगध साम्राज्य में मेनली जो थे शामिल, एक तो पैदल सैनिक, हाथी भी शामिल थे, गज रोही, अश्वरोही, गजरोही जो कहलाते हैं, अश्वरोही जो घोड़े पर होते हैं, और गज यानी जो वो। इसके अलावा रथ का भी प्रयोग शुरू हो चुका था, अश्वरोही भी होते थे। ये सभी जो है मेन सेना में मुख्य जो थे अंग होते थे, पर जो सर्वोच्च सेना में होता था ये याद रखिएगा सर्वोच्च होता था सेना नायक। इसी के अंदर बाकी जो होते थे सेना, पैदल सैनिक, गजरोही, रथ और अश्वरोही, ये सभी इसके अंदर। न्यायिक में याद रखिएगा वैसे तो सब अंतिम निर्णय जो होता था वो राजा का होता था, मतलब सजा देने का, सजा तय
करने का, लेकिन न्यायाधीश होता था, क्योंकि वो बताएगा राजा को आके, शासक को, कि हाँ मामला ये है। ऐसा राजा के पास इतना तो टाइम है नहीं कि वो हाँ अब सभी के मामलों को सुनेगा फिर वो निर्णय लेगा। तो न्यायाधीश रखे जाते थे। वो क्या होते थे, न्यायाधीश का काम था कि वो मामले को समझे, उसमें गलती देखे कि हाँ किस पक्ष विपक्ष में क्या बातें हो रही है। पूरा जो मामला है वो फिर राजा के पास रखेगा कि ये बातें हो रही है। कहीं पर मान लीजिए पशु के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं पर भूमि के लिए लड़ाई हो रही, किसी परिवार का कोई मामला हुआ, जो भी मतलब कह सकते हैं, चाहे वो दीवानी मामला हो या फौजदारी, सब कुछ उस समय एक ही साथ जो है देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि इसके लिए अलग अलग जो है क्या बोलते हैं जो है न्यायाधीश चुने जाते हैं। सभी जो है मामले दीवानी हो या फौजदारी यही देखते थे, वो फौजदारी। और ये जाकर फिर राजा को बताते थे कि हाँ ये मेन मामला है, और राजा जो है सजा को तय करते थे कि क्या सजा जो है दी जाएगी। कानून जो था याद रखिएगा धर्मशास्त्र के आधार पर, यानी कि जो भी कानून बना हुआ था वो धर्मशास्त्र के आधार पर कार्य करता था। ऐसे नहीं, यानी कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा था उसी आधार पे जो है वो कानून जो है बनाए जाते थे। यहां एक बात याद रखिएगा, आपराधिक गतिविधियों के लिए नोट कर लीजिएगा, कठोर सजा दी जाती थी। तो ये दूसरा जो है वो राजनीतिक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो है हम कह सकते हैं धार्मिक। तो वर्ण विभाजन तो था ही, यहां हमने देखा कि वर्ण विभाजन हो चुका था, पर यहां जो हमारी चर्चा होने वाली है धार्मिक, तो याद रखिएगा कि धार्मिक में हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि जो कानून का संचालन होता था, कानून का संचालन वह धर्मशास्त्रों के आधार पर, जो भी संचालन होता था वो धर्मशास्त्रों के आधार पर, यानी धर्म में जो भी वर्णित होता था, जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें जो वर्णित होता था उसी आधार पर जो है कानून बनाए गए थे, ना कि उसका जो है अलग से कोई कानून पुस्तक जो है कानून की लिखी गई थी, यानी धर्मशास्त्रों पर ही आधारित था। ये भी हम धार्मिक में कह सकते हैं कि कई धर्मों को प्रश्रय दिया गया था। जैसे कि हम कह सकते हैं बुद्ध, क्योंकि बहुत से जो वंश हैं बौद्ध धर्म को, चाहे वो हर्य की बात हो जाए, शिशुनाग की, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। इसके अतिरिक्त जैन को भी, जैसे कि नंद वंश ने जैन को प्रश्रय दिया। ब्राह्मण धर्म, इन सभी को प्रश्रय था, क्योंकि भले ही हर्यक वंश बौद्ध को प्रश्रय दिया, पर वो जैन और ब्राह्मण के प्रति भी जो थे सहिष्णु थे। वहां पर कट्टरता जो आज के समाज में हमें नजर आती है धर्म के प्रति, वहां नहीं थी। चाहे वो कोई भी वंश था, वहां पर किसी भी एक धर्म के प्रति लेकर कट्टरता की भावना नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो भी था वो याद रखिएगा सहिष्णु भाव में, भले वो किसी एक धर्म को प्रश्रय दिए थे पर बाकी धर्मों के प्रति भी जो थे सहिष्णु थे। यानी
तो धार्मिक के अंतर्गत हम ये कुछ बिंदु जो है जिसकी बात कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात सांस्कृतिक की करें कि इस समय सांस्कृतिक, तो जो भी यहाँ के तीज त्योहार होंगे वो जरूर ही मनाए जाते होंगे, वैसे तो यहाँ कहीं वर्णन नहीं है, पर अगर कहीं ना कहीं जो यज्ञ कराए जा रहे हैं या फिर बौद्ध संगीतियाँ कराई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये वहाँ की संस्कृति को ही दिखा रही है। जैसे कि हमें प्रथम और द्वितीय दोनों जैन संगीति बौद्ध संगीति जो है इनके समय काल में नजर आई, यानी इन तीनों चारों वंशों के अंतर्गत हमें प्रथम व द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, इसके अलावा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया। कई आप देखेंगे बौद्ध विहारों का जो शासक थे उनके द्वारा निर्माण करवाया गया है। ग्रामों का दान देना, यानी ये जब किसी धर्म को संरक्षण देते थे तो उन्हें पूरा का पूरा गांव जो है दान दे देते थे। तो संस्कृति में जो भी उस समय के तीज त्योहार होंगे वो मनाए जरूर जाते होंगे उस समय के जो शासक है। तो सांस्कृतिक रूप से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पे हमेशा ही कहा गया है कि मगध जो है वो समृद्ध था, यानी कि सांस्कृतिक तौर पे विविधताओं के तौर पे जो है हमेशा से ये क्षेत्र था। सांस्कृतिक व सभ्यता के रूप में विकसित व समृद्ध था, क्योंकि मगध के बारे में कहा जाता है कि भारत के इतिहास का जो है गौरवशाली जो है उस समय के राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए, धर्म की दृष्टि से बात की जाए तो समृद्ध था। तो कह सकते हैं सांस्कृतिक व सभ्यता के रूप में विकसित व समृद्ध था ये जो रीजन था। तो ये कुछ बातें हम कह सकते हैं सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से भी हमने माना कि ये वैभवशाली और संपन्न जो क्षेत्र था। तो उसकी बात हम आर्थिकी में कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी तक हमने 4 बिंदुओं की चर्चा की, यानी कि भौगोलिक से क्या हमें लाभ हुआ उस क्षेत्र में, इसके अलावा राजनीतिक में जो 3 बिंदु थे उसकी बात की, धार्मिक और सांस्कृतिक। अब हमें 2 मुख्य बिंदुओं पे जो चर्चा करनी है उसमें एक है सामाजिक और दूसरा है आर्थिक। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सामाजिक। 5वां जो पॉइंट है हमारा सामाजिक। सामाजिक में भी हम ऐसे कर लेते हैं सामाजिक, ये 5वां पॉइंट है। सामाजिक के अंतर्गत हम अगर बात करें तो पारिवारिक संबंध कैसे थे, स्त्रियों की दशा पे बात करें और दास प्रथा की बात कर सकते हैं, क्योंकि दास प्रथा जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही नजर आता है। अगर पारिवारिक संबंधों की मैं बात करूं तो पारिवारिक संबंधों में यहां पर जो था एक तो पितृशतात्मक और ज्वाइंट फैमिली जो थी वो थी, यानी कि जो है एक तो पितृशतात्मक समाज था, यानी पिता का महत्व जो था वो अधिक था, क्योंकि वंशानुगत
वंश जो है चलाने का किसे मेन माना जाता था? बेटे को ही संपत्ति का अधिकारी घोषित किया जाता था। तो ये था पितृसत्तात्मक समाज था। रक्त संबंधी यहाँ रिश्ते थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बेटे को अधिक महत्व दिया जाता था। वहीं पितृसत्तात्मक में ही ये बात निहित है कि बेटे को जो है महत्व अधिक दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसे वंश चलाने वाला माना जाता है। परिवार जो था संयुक्त परिवार कह सकते हैं, संयुक्त परिवार की संरचना। आप सभी जानते हैं कि परिवार जो है हमारे जीवन का जो है एक अहम हिस्सा होता है और ये सभी के लिए जरूरी भी होता है। बिना परिवार के हमें अपने परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो हमारी कहे कि बचपन में जो हमारा पहला विद्यालय होता है वो हमारी फैमिली से ही, यानी पहले जो शिक्षक होते हैं माता पिता या परिवार में जो भी ज्वाइंट परिवार में दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची जो भी होते हैं वो से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने परिवार से बहुत सारी भावनाएं शेयर भी कर पाते हैं। तो परिवार बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है हमारे लाइफ का। लेकिन आज के समाज में देखेंगे कि आधुनिकता के चकाचौंध में एकल परिवार का महत्व बढ़ता जा रहा है। चाहे वो शहरी वो क्या बोले क्षेत्र हो या ग्रामीण में, हाँ शहरों की तुलना में आपको परिवारों में एकता तो दिखेगा, पर वहां भी धीरे धीरे एकल परिवार में जो है लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरों में तो सिर्फ पति पत्नी और बच्चा, इसके अलावा परिवार के अंदर कोई नहीं आता। और याद रखिएगा आज 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे भी मनाया जाता है। तो 4 बातें यहां पे याद रखिएगा। स्त्रियों की अगर मैं दशा की बात करूं, दशा होता है तो अच्छी नहीं थी। ये जो थी अपने शादी से पहले पति या पिता और भाई पर निर्भर होती थी, और शादी के बाद जो है पति पर जो है निर्भरता बढ़ जाती है। क्योंकि हमेशा स्त्री को ऐसा माना गया कि आप घर तक, यानी कि आप एक तो उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया, ये भी एक वजह बनी कि वो किसी और पर निर्भर होती गई, और उन्हें घरेलू कामों में हमेशा रखा गया, बाहरी कामों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया। इसलिए वो हमेशा निर्भर रही किस पर? शादी से पहले पिता और भाई पर, और शादी के बाद पति पर। तो इनकी जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी स्त्रियों की। इसके अलावा जो विवाह होते थे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे। तो वैवाहिक संबंधों में नुकसान किसका होता था? लास्टली स्त्री का ही होता था, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के सिर्फ और सिर्फ एक समझौते के तहत उसकी शादी किसी भी राजा से करा दी जाती थी। हाँ, ये है कि उसके पास संपत्ति तो बहुत है, क्योंकि वो एक शासक की जो है वो शासिका बनी, मतलब वाइफ बनी, लेकिन क्या उसकी इच्छा के अनुरूप वो शादी की गई? तो वैवाहिक संबंधों की वजह से भी राजनीतिक प्रतिष्ठा व क्षेत्र विस्तार के लिए जो वैवाहिक संबंध बनाए जाते थे इच्छा के विरुद्ध स्त्रियों का नुकसान होता था, क्योंकि उनसे कोई सलाह नहीं लिया जाता था।
सिर्फ पिता युद्ध में मान लो हार गए तो समझौते के तहत अपनी बेटी का विवाह किसी राजा से कर दिए, तो इसमें अंततः जो नुकसान होता था वो महिलाओं का ही होता था। अगर दास प्रथा की बात करें, या यहां पर हम दास प्रथा के साथ साथ वर्ण विभाजन की भी कर सकते हैं, तो वर्ण विभाजन हमें वैदिक सभ्यता में ही देखने को मिलता है। तो यहां जो वर्ण विभाजन है वहां पर जो शूद्र वर्ग थे, इनमें कौन आते थे? जो किसान हुए, बुनकर हुए, शिल्पकार हुए, कामगार हुए, यानी जो श्रमिक वर्ग होते हैं। लेकिन इनकी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। मेनली जो बुरी स्थिति थी इस समय के समाज में, वो एक अछूत वर्ग जो कि चंडाल कहलाता था वैदिक सभ्यता में, उनकी थी। शूद्रों से अलग एक और वर्ग था जिसे कि अछूत वर्ग कहा जाता था। और ये जो है गांव से अलग एक स्थान पे रहते थे, और इनका काम जो था ये साफ सफाई, ऐसा होता था। ये सभी जो साफ सफाई के कार्य हैं ये अछूत वर्ग, और इन्हें एक अलग गांव से अलग जो है बसाया जाता था, वहीं पर ये सभी वर्ग रहते। शूद्र जो थे इनकी स्थिति अच्छी थी, जो श्रमिक थे, किसान थे, बुनकर, शिल्पकार, कामगार, ये सभी शूद्र वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दास प्रथा थी, मेनली जो युद्ध बंदी होते थे उन्हें जो है दास बना लिया जाता था। युद्ध बंदियों को जो है दास बना लिया जाता था, और ये राजा के अंडर में रह के जो है कार्य करते थे। तो सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए तो मुख्य यही याद रखिएगा कि स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, और पारिवारिक संबंध में पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार की संरचना थी उस समय, और वर्ग विभाजन में शूद्र की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। एक अलग वर्ग था अछूत वर्ग, जो कि साफ सफाई के कार्य को करता था। अब इसके अलावा एक जो हमें चर्चा करनी है वो आर्थिक व्यवस्था जो थी उस पे, यानी जो छठा पॉइंट है वो है आर्थिक। इसमें एक तो हम बात कर लेंगे कृषि से संबंधित, उसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं व्यापार से संबंधित, जिसके अंतर्गत उद्योग वगैरह, आयात निर्यात सभी आएंगे। और एक हम बात कर सकते हैं शहरी और नगरीय सभ्यता, ग्रामीण व नगरीय सभ्यता, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण की जो नींव है इसी मगध साम्राज्य में ही मिली थी। तो इस सेशन में हम कृषि पे बात कर लेंगे, व्यापार पे बात कर लेंगे, और जो ग्रामीण नगरीय सभ्यता थी उस पर बात करेंगे। जो पाटलिपुत्रा या गंगा व सोन नदी के इर्द गिर्द बसे हुए क्षेत्र थे वो नगरीय सभ्यता थी, जहां पर मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। और उनसे इतर यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो सभ्यता और जो लोग बसे हुए थे वो ग्रामीण कहलाए थे। तो कृषि के अंतर्गत हम बात करें तो यहां पर कृषि अच्छी थी। हमने पहले चर्चा भी की है इस बात पर कि कृषि संपन्न क्षेत्र था ये, यानी फसल जो थी उपजाऊ थी। कृषि अच्छी होती थी, जलोढ़ मृदा की वजह से जो है कृषि अच्छी थी। वहां सिंचाई के साधन अच्छे थे, कह सकते हैं सिंचाई के साधन अच्छे। भूमि उर्वर थी, जलोढ़ मृदा थी। तो इन सभी वजहों से जो है कृषि अच्छी थी। मुख्य फसल जो थी चावल,
और चावल ही जो है मुख्य खाद्यान्न भी था, यानी खाने में जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता था वो भी चावल ही था। इसके अतिरिक्त जो है दाल, बाजरा, कपास, गन्ने वगैरह की भी खेती होती थी। जैसे कुछ दालों की खेती होती थी, गन्ने की खेती की जाती थी, कपास की खेती होती थी, और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि बाजरा की खेती उस क्षेत्र में होती थी। वैसे आपको मोटे अनाजों में संपन्न जो क्षेत्र है वो पश्चिम राजस्थान वगैरह, गुजरात, ये सभी जो है, महाराष्ट्र, ये सभी जो है मोटे अनाजों में जो है समृद्ध क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये कृषि के जो है अच्छे होने की वजह मानी जाती है। और यहाँ पर कृषि फसलों की अगर बात की जाए तो ये होते थे। यहाँ याद रखिएगा कि कृषि में भी एक अमीर वर्ग होता था जो कि जमींदार होता था, और एक छोटे लोग जो कृषक कहलाते थे, यानी कि किसानों में एक जिनके पास बहुत बड़ी भू क्षेत्र होती थी, भूमि होती थी, वो जमींदार कहलाते थे। और एक जो छोटे किसान होते थे, या तो उनके पास इतनी भूमि होती थी जिसपे वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि कर ले, या फिर जो दूसरे के खेतों में कृषि करते थे वो कृषक या कशाक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता था, याद रखिएगा, कशाक या कृषक होता था। यानी जो छोटे किसान थे वो कृषक या कशाक कहलाते थे, कशाक। और जो बड़े किसान थे ये जमींदार कहलाते थे। और इनके साथ जो है मजदूर या श्रमिक जो वर्ग हैं वो मिलकर काम करते थे, और इन्हें जमींदारों को उस समय, याद रखिएगा, गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। और ये लोगों के साथ जो है श्रमिक वर्ग मिलके काम करते थे। जैसे दास जो थे किसानों में, कृषि कार्यों में भी लगाए जाते थे, घरेलू कार्यों में भी दासों को लगाया जाता था, युद्ध में भी उन्हें लगाया जाता था। इसके अलावा कृषि, लोहे की जो साक्ष्य मिली थी हमें सबसे पहले अतरंजी खेर वाले क्षेत्र से मिला था, और मयूरभंज और सिंहभूम जो कि वर्तमान के झारखंड का क्षेत्र है, ये खनिज की दृष्टि से जो है संपन्न था। लोहा का जो मिलता था सर्वाधिक वो सिंहभूम और इन मयूरभंज का जो क्षेत्र था वहां से मिलता था। व्यापार और परिवहन भी साथ में यहां हम बात कर लेंगे। तो व्यापार की दृष्टि से संपन्न व समृद्ध क्षेत्र था। परिवहन का जो साधन था वो जल मार्ग व स्थल मार्ग दोनों, यानी जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही माध्यम से जो है वो परिवहन किया जाता था। पूर्व में जो व्यापार किए जाते थे वो, याद रखिएगा, बांग्लादेश और म्यांमार तक, और पश्चिम में जो होता था वो मेसोपोटामिया का क्षेत्र हुआ, ईरान इराक का क्षेत्र हुआ, और अफगानिस्तान यहां तक होता था। यानी पूर्व में जो व्यापार होता था मेनली बांग्लादेश व म्यांमार तक होता था उस समय। और पश्चिम की तरफ बात की जाए, पश्चिम में जो व्यापार होता था, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, AFG अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान और मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया है। इन क्षेत्रों में, यानी फारस की खाड़ी तक, सिंपल कहा जाए तो फारस की खाड़ी तक, जिसमें से कुछ व्यापार जो है वो जल मार्गों से होते थे और कुछ स्थल मार्गों के माध्यम से भी किए जाते थे। आयात निर्यात भी किया जाता था। तो आयात में मेनली जिन वस्तुओं का आयात किया जाता था उसमें सोना, चांदी और चमकीले पत्थर थे। सोना, चांदी व चमकीले पत्थर। और निर्यात की अगर मैं बात करूं तो निर्यात में कह सकते हैं इमारती लकड़ी हो गई,
वस्त्र, क्योंकि मलमल के लिए बंगाल का क्षेत्र जो फेमस था, ऊनी कपड़ों के लिए जम्मू कश्मीर वगैरह का जो क्षेत्र था, तो ये सभी कपड़े हुए या फिर निर्मित सामान जो होते थे, इनका जो है निर्यात किया जाता है। तो यही कुछ बातें जो है हमें याद रखनी है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, यात्री जो जाते थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके व्यक्तिगत तौर से भी सुरक्षा के लिए या फिर संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो राजभट, यानी ये जो व्यापार करने वाले यात्रियों व संपत्ति की सुरक्षा के लिए राजभट नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो ये कुछ बातें जो हैं आपको याद रखनी है कृषि और व्यापार परिवहन से संबंधित। ग्रामीण और नगरीय सभ्यता की अभी हमें बात करनी है। इसी के साथ यहाँ जो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं वो कर, टैक्सेशन पे, कराधान जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। कराधान, टैक्सेशन जो है वो, तो टैक्स मेनली जानते हैं कि प्राचीन समय काल में जो मेन टैक्स प्राप्त होता था वो भूमि से प्राप्त होता था, और इसमें जो था नकद और अनाज दोनों ही रूप में जो था प्रचलित था। इसका मुख्य जो सोर्स था वो भू राजस्व, यानी भूमि से जो राजस्व प्राप्त होगा वो था। और ये किस रूप में दिया जा सकता था? नकद व अनाज दोनों में। मेनली उस समय लोग जो है ज्यादातर अनाजों में ही देते थे, नकद का प्रचलन जो है उस समय इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन याद रखिएगा कि कर जो है ये किस क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग पे नहीं लगाया जाता था, और यही वजह था कि जो शूद्र वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, शिल्पकार, श्रमिक, बुनकर, कारीगर आते थे, इन पर जो है कर का बोझ बढ़ जाता था। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है चर्चा इसकी है तो ये अलग याद रखिएगा। कह सकते हैं कि कर जो है ब्राह्मण व क्षत्रिय पर नहीं। और इससे क्या होता था, जो शूद्र वर्ग थे, क्योंकि अभी जो शूद्र थे वो अछूत नहीं थे, तो शूद्र पर बोझ अधिक। अब बोझ अधिक होने से जब ये नहीं दे पाते थे, यानी जो किसान श्रमिक वर्ग नहीं दे पाते थे, तो इनसे जबरन श्रम लिया जाता था, यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता था। और जो मजदूर वर्ग होते थे उनमें नियम था कि उन्हें एक दिन अपने महीने में जो है एक दिन जो है राजा के घर सेवा देनी है, चाहे वो जिस रूप में राजा चाहे उस रूप में जो है इन्हें देनी पड़ती थी। जब बोझ अधिक हो जाता था और ये कर नहीं दे पाते थे, यानी जैसे ही बोझ अधिक होगा ये क्या करेंगे, कर नहीं देंगे, दे पाने पर जबरन श्रम, यानी अब जबरदस्ती जो है इनसे श्रम लिया जाता था। तो ये बातें कुछ याद रखिएगा जो उस समय। हाँ, एक दो बातें और याद रखिए, जैसे कि जो कर के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता था, यानी कि जो अधिकारी, स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लीजिए, एक दो पॉइंट ही बताना है। कर के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था वो याद रखिएगा शुल्काध्यक्ष कहलाता था। इसके लिए जो अधिकारी होता था, यानी अधिकारी, वो शुल्काध्यक्ष, और जो ब्राह्मण या बड़े व्यापारी होते थे वो सेठी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सेठी। बड़े व्यापारी जो भी होंगे वो मेनली जो होते थे जो कि वैश्य कहलाते थे, उन्हीं में से कुछ जो महाजन थे या वैश्य थे वो लोग बड़े व्यापारी होते थे, तो उनके लिए सेठ जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता था।
अब हम थोड़ी देर चर्चा बस हमें करनी है, वो करनी है जो नगर और शहर की बात हम कर रहे थे। तो जो शहरीय सभ्यता थी, मैंने पहले ही कहा कि वो कहाँ थी, जो नदियों के एकदम आसपास, यानी सोन, गंगा या जो भी वहाँ की सहायक नदियाँ थी उसके आसपास जो बचे हुए क्षेत्र थे वो नगरीय सभ्यता थी। और उससे दूर यानी कि जो सुदूर इलाकों में बसे हुए लोग थे वो ग्रामीण के अंतर्गत रहते थे। तो शहरी जो सभ्यता थी वो विकसित सभ्यता थी, वहां पर व्यापार की दृष्टि से जो है ये संपन्न थी। और जो ग्रामीण सभ्यता थी वो यहाँ पर याद रखिएगा कि कृषक और पशुपालक थे। और इन कृषकों के जो है यानी गांव के देखरेख प्रशासन के, यानी गांव में जो भी प्रशासनिक सुविधाएं हैं उसके देखरेख के लिए जो अधिकारी होता था या जो व्यक्ति होता था वो ग्रामी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामी कहलाता था। अब हम एक तरफ कर ले रहे हैं नगरीय और एक तरफ ग्रामीण। ऐसे पहले हम नगरीय सभ्यता की बात कर लेते हैं, फिर उसके ही नीचे पॉइंट में हम पहले ग्रामीण सभ्यता की भी बात कर लेंगे। नगरीय सभ्यता में याद रखिएगा व्यापार की दृष्टि से समृद्ध व वैभवशाली। यहां जो है बड़ी बड़ी इमारतें थी, इमारतें यहां शहरी क्षेत्रों में। विकसित सभ्यता थी, ये जो लोग थे ये विकसित थे क्योंकि डेवलप ज्यादा होंगे। तो जो राजगृह और चंपा है याद रखिएगा व्यापारिक केंद्र माना जाता था। व्यापार के लिए जो मुख्य थे उसमें याद रखिएगा राजगृह और चंपा। राजगृह व चंपा जो है ये दोनों व्यापार के मुख्य केंद्र माने जाते थे। व्यापार के जो मुख्य दो केंद्र माने गए थे वो राजगृह और चंपा को माना गया था। जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक में बात की जाए तो कौशांबी और श्रावस्ती। राजनीतिक व प्रशासनिक केंद्र थे ये थे श्रावस्ती व एक मैंने क्या बोला था श्रावस्ती, हाँ कौशांबी का रीजन। ये जो थे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य जो केंद्र माने जाते थे श्रावस्ती और ये माने जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापार के लिए और भी दो क्षेत्र माने गए हैं, जैसे कि उज्जैन का जो क्षेत्र था और तक्षशिला का। व्यापार के केंद्रों में और भी दो मेन थे जिसमें उज्जैन व तक्षशिला। ये जो है याद रखिएगा उज्जैनी भी कहलाता था प्राचीन समय काल में। तो ये याद रखिएगा उज्जैन और तक्षशिला जो था ये मेन था। यहां थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है क्योंकि हाँ एक बात सबसे पहले आपको याद रखना है कि द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि मगध से ही हमें जो है द्वितीय नगरीकरण। और इसकी वजह क्या हुई द्वितीय नगरीकरण की? तो जैसे व्यापार से जब संपन्न होगा या कृषि अधिशेष में वृद्धि होगी, बढ़ती जनसंख्या, इसकी कभी भी कोई भी
नगरीय सभ्यता कब विकसित होती है? जब व्यापार में वृद्धि होगी, इसके अतिरिक्त जब कृषि अधिशेष में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो शहरीकरण होता है। शहरीकरण की मुख्य वजह, यानी अगर कहा जाए कि नगरीय क्यों हुआ, तो याद रखिएगा कृषि अधिशेष, इसके अतिरिक्त जनसंख्या व व्यापार में वृद्धि। शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इसीलिए हमें जो है यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण नजर आता है। और एक तो वो नदियों के किनारे जो सभ्यता होती है वो विकसित होती है, क्योंकि व्यापार में भी समृद्ध होती है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कृषि की दृष्टि से भी जो है वो समृद्ध होता है। तो ये कुछ बातें जो है आपको नगरीय सभ्यता के अंतर्गत याद रखनी है। बस एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कस्बा होता था वो पूरा या नगर कहलाता था, और जो नगर होता था वो छोटा शहर कहलाता था। यानी जो कस्बा, आजकल हम छोटे शहर जो होते हैं, जैसे गांव से थोड़ा सा ज्यादा जो विकसित होता है वो कस्बा कहलाता है, लेकिन उस समय कस्बा ही मेन होता था जो दुर्गों में घिरा होता था। दुर्गों में घिरा कस्बा जो है वो दुर्गों में घिरा होता था, और इसे हम पूरा या नगर कहते थे, पूरा कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त जो निगम कहलाते थे वो बाजार शहर होते थे, यानी जहां पर मंडी बनाए जाते थे, जहां पर से व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। हर शहर में देखेंगे एक मंडी होता है, तो बाजार शहर जो होता था वो निगम कहलाता था, और जो छोटे शहर होते थे, जो नगर कहलाता था, वो छोटे शहरों को कहा जाता था। छोटे शहरों को, यानी छोटे शहर जो नगर कहलाएंगे, जो मंडी होंगे। हर शहर में आप देखेंगे मंडी होते हैं, और वहीं से व्यापार, यानी जो भी व्यापारिक वस्तुएं हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। तो मंडी को निगम कहा जाता था, और जो दुर्गों में घिरे होते थे, यानी मेन जो शहर होता था वो पूरा कहलाता था। यही जो है मुख्य शहर होता था। क्योंकि पाटलिपुत्र जो है और राजगृह का भी दुर्गीकरण करवाया था हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने, और पाटलिपुत्र का भी जो दुर्गीकरण करवाया गया था उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल है थोड़ा सा इधर। और इसके अतिरिक्त आपको ग्राम में याद रखना है कि ग्रामीण भी जो सभ्यता थी वो 3 भागों में विभाजित थी। जो ग्राम था इसका मुख्य कौन होता था? तो वो ग्रामक कहलाता था, या फिर कहलाता था ग्राम भोजक। जो मुख्य होता था वो कहलाता था ग्रामक या ग्राम भोजक। इसके अलावा याद रखिएगा कि ग्राम जो है 3 भागों में विभाजित हो जाता था। किसी भी गांव को जो है मेनली 3 भागों में विभाजित किया जाता था, जिसमें एक होता था सामान्य गांव। एक सामान्य गांव होता था, इसके अतिरिक्त एक उपनगरीय गांव होता था, यानी नगर से सटा हुआ जो गांव होता होगा वो उपनगरीय कहलाता होगा, और एक सीमावर्ती गांव होता होगा। आसपास जो सटे होते होंगे सीमावर्ती गांव। तो बस ये बातें कुछ है गांव के बारे में आपको याद रखना है। और सामान्य जो थे यहां पर, ये जो है यहां पर विभिन्न जातियां यानी कई जातियां रहती थी, और इन्हीं गांवों से अलग हटकर जो अछूत वर्ग थे वो रहते थे, यानी गांव से एक अलग जो क्षेत्र होता था वहां रहते थे। और इसी के जो नेतृत्व करता थे, यानी ये जो थे अधिकारी जिनकी बात मैं कर रही हूं, नेतृत्व वो करते थे ग्रामक या ग्राम भोजक। और उपनगरीय गांव में मेनली जो रहते थे हम शूद्र वर्ग रहते थे, क्योंकि यहां पर जो है
अगर हो सकता है शूद्र वर्ग में, जैसे कि किसान हो गए, शिल्पकार हो गए, बुनकर हो गए, कामगार हो गए। कामगार जो है श्रमिक को कहा जाता है, जो मजदूरी करते हैं। तो ये लोग रहते हैं। और सीमावर्ती गांव में हो सकता है वो लोग रहते होंगे जो अछूत वर्ग थे, क्योंकि सीमा से बाहर, गांव से बाहर वाले सीमा पे जो रहते हो सकता है, क्योंकि इसका वर्णन ऐसे नहीं लिखा है, पर जब यहाँ पर विभिन्न वर्ग रहते थे और मेनली इसमें भी अभिजात जो रहते थे, अभिजात, और यहाँ पर जब शूद्र, क्योंकि शूद्रों की स्थिति इतनी खराब नहीं थी इसमें, ये सभी वर्ग आते थे, तो हो सकता है कि सीमावर्ती गांव में जो है अछूत वर्ग रहते थे, सीमा, गांव की सीमा पर बाहर बसे हुए। पर इसका वर्णन ऐसा कहीं नहीं है, बस मैं एक अनुमान लगा रही हूं। तो आज के सेशन में हमने मगध साम्राज्य पूरा कर लिया। 2 क्लासेस में हमने मगध साम्राज्य को विस्तार से पढ़ा। अगर आपने इन दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लिया तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो कि आपसे एग्जामिनेशन में छूट जाएगा। मगध साम्राज्य से बिहार के एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ इसी तरह के वंश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी सफलता के जो कारण है, इनसे प्रश्न जो है प्री में बहुत कम बनते हैं। कभी कदाल हो सकता है कि एक प्रश्न बन जाए, पर बहुत कम बनते हैं। पर हमें जब किसी चैप्टर के बारे में समझना हो तो हमें उसे गहराई से समझना होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम।